गर्मियां आ गईं, सर्दियां आ गईं, तैयारियां धरी की धरी रह गई। मुहिम चली, जुर्माने हुए, कई एक को सजा भी भुगतना पड़ी, मगर सब बेसूद। बेलगाम डेंगू मच्छर के वार न रुके जा सके। फैसलाबाद के अस्पतालों में मजीद 5 मरीजों का इजाफा हो गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आज 4, अलाइड अस्पताल में 1 मरीज लाया गया। रवा साल अस्पतालों में रिपोर्ट मरीजों की तादाद 407 हो गई। अलाइड अस्पताल में सबसे ज्यादा 279 और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 128 केसेस रिपोर्ट हुए। आपको बता रहे हैं बेलगाम डेंगू के हवाले से। बेलगाम डेंगू मच्छर के वार ना रोके जा सके। फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स में मजीद 5 मरीजों का इजाफा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आज 4, अलाइड हॉस्पिटल में 1 मरीज लाया गया। रवा साल हॉस्पिटल में रिपोर्ट मरीजों की तादाद 407 हो गई। अलाइड हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा 279 और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 128 केसेस रिपोर्ट हुए। बता रहे हैं आपको डेंगू के हवाले से, गर्मी आ गई, सर्दियां आ गई, तैयारियां धरी की धरी रह गई। गरीब पर महंगाई के कारी वार जारी हैं। इसमें इलाज की मुफ्त सहूलत भी छिन गई। फैसलाबाद के जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद में अद्वियात की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। एंटीबायोटिक, नजला, जुकाम, खांसी, ना बुखार की दवाई मौजूद। जमा पूंजी इलाज पर सर्फ होने लगी। प्राइवेट स्टोरों से अद्वियात खरीदना जेब पर भारी पड़ गया। बात कर लेते हैं आजादार हुसैन से। जी आजादार, बताएगा कि मजीद कौन से मरीज की अद्वियात मौजूद नहीं है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के शोबा बैरूनी मरीज़ा में अद्वियात की कमी के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना है और ऐसे में जो मरीज सरकारी सतह पर इलाज मुआवजे की गर्ज से जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में आ रहे हैं, तो अद्वियात की कमी होने के सबब मरीजों को जो बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से अद्वियात खरीदनी पड़ी है। हमारे साथ यहाँ पे मरीज मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सर, किस चीज़ का मसला है? मैदे का मसला है। अच्छा, तो कितनी मेडिसिन मिली है आपको? एक मेडिसिन मिली है, बाकी सारी बाजार की है। अंदर मेडिसिन है ही नहीं इनके पास। तो क्या कहेंगे, बाहर से खरीद सकते हैं? महंगाई है, बाहर से महंगाई इतनी है तो क्या करें, अब खरीदनी तो पड़ेगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ सब कुछ अवेलेबल करें। जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे अद्वियात की जो फरामी है उसे मुमकिन बनाया जाए। सर, मेडिसिन शॉर्ट के वाले से क्या कहेंगे? मेडिसिन इन्होंने 1-2 दिया, बाकी बाहर से लिख के दे दी। बाहर से हम कहाँ से ले आए? इतने पैसे तो नहीं हमारे पास जो हम बाहर से ले सकें, मजदूर आदमी है। जी बिल्कुल, 1-2 मेडिसिन जो है वो यहाँ से दे दी गई है, बाकी जो है वो अद्वियात ये कहा जा रहा है कि बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदें क्योंकि यहाँ पे अद्वियात की कमी है। दूसरी जानिब जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद डॉक्टर आमर नवीद, उनसे इस मसले पर बात हुई है तो उनका यही कहना है कि मेडिसिन जो है ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भेजी गई हैं। 70 से 72% अद्वियात यहाँ पे मौजूद हैं और जो अद्वियात रहती हैं वो खरीद ली गई हैं ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से। बहुत जैसे ही शुक्रिया आजादार अपडेट करने के लिए। बताएं आपको फेस्को के हवाले से अच्छी खबर। कुफर टूटा, खुदा खुदा करके 47 लाख सारिफिन की कंपनी में ऑपरेशन स्टाफ की कमी पूरी होगी। फेस्को में भर्ती की ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छियों की मंजूरी दे दी है। फेस्को में लाइन मैन, असिस्टेंट लाइन मैन, मीटर रीडर समेत 47 असामियों पर 4700 असामियों पर नया अमला भर्ती किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते अपने नुमाइंदे ओवैस अली से। जी ओवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फेस्को में ऑपरेशन स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए फेस्को हेडक्वार्टर का अहम फैसला जो है वो सामने आया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तसीन अमान की हदायत पर फेस्को में 100 नए जो स्टाफ है वो भर्ती किया जाएगा, जिसमें लाइनमैन, मीटर रीडर और दीगर स्टाफ का जो अमला है वो शामिल है। और इसी हवाले से जल्द जो है वो फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से इश्तिहार भी जारी किया जाएगा और 4700 असामियों पर भर्तियों का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। फेस्को में गुज़िश्ता 3 साल से अमला का बहरान है और बिलखसूस लाइन स्टाफ का बहरान मौजूद है, जिसकी वजह से सब डिवीज़न लेवल पर सार्फिन की शिकायत के फौरी इजाले में रुकावट जैसे मसाइल सामने आते हैं। ट्रांसफार्मर ख़राबी की वजह से सार्फिन को 10 से 16 घंटे औसतन जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। अमला की कमी की वजह से जो है वो सार्फिन के मसाइल पर वक्त हल नहीं हो पाते, जिसके पेश नज़र फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से ये फैसला किया गया है कि लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, मीटर रीडर और दीगर जो ऑपरेशन स्टाफ है उसकी 4700 असामियों पर नया अमला जो है वो जल्द भर्ती किया जाएगा। और इसी हवाले से जो है वो फेस्को की जानिब से आने वाले दिनों में इश्तिहार भी जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तसीन अमान का यही कहना है कि फेस्को में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए हर सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं और जल्द 4700 मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे ताकि सार्फिन की शिकायत के फौरी इजाले को यकीनी बनाया जा सके। 47 पर नया अमला भर्ती किया जाएगा। ओवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
हुकूमत की जानिब से सनती मशीनरी और पुर्जा जात की दरामद के लिए स्टेट बैंक की मंजूरी कारोबारी तबके के लिए गले की हड्डी बन गई। स्टेट बैंक से महीनों तक इंपोर्ट का NOC ही नहीं मिलता और कस्टम्स की जानिब से इंपोर्टर्स को फी शिपमेंट 10-10 लाख रुपए तक जुर्माना, जबकि शिपिंग लाइनें भी डिटेंशन की मद में योमिया $150 तक जुर्माने आयद कर रही हैं। बात कर लेते हैं उमैर असमत से, बताइएगा उमैर। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से दरामदात पर आयद पाबंदी कई महीने कबल हटा दी गई, मगर इस हवाले से टेक्सटाइल या दीगर मशीनरी की इंपोर्ट और उसके साथ साथ मशीनरी के पुर्जाजात की दरामद पर जो NOC के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के NOC की शर्त है वो ख़त्म ना हो सकी, और इसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी को, ताजरों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जब इंपोर्टर्स की जानिब से दरामदशुदा मशीनरी और उसके पुर्जाजात के NOC के लिए अप्लाई किया जाता है तो महीनों तक NOC जो है वो जारी नहीं किया जाता। सैकड़ों केसेस ऐसे हैं जिनमें कई महीने गुजर चुके और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से NOC जारी नहीं किए गए, जिसका खुमियाजा जो है वो इंपोर्टर्स को या ताजरों को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो महीनों तक फंसी रहती है, दूसरी जानिब उसके साथ साथ न सिर्फ कस्टम हुक्काम की जानिब से उन इंपोर्टर्स को जुर्माने आयद किए जाते हैं और उनको फी शिपमेंट 10-10 लाख रुपए तक जुर्माना भुगतना पड़ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ शिपिंग लाइनों की जानिब से भी उनको यौमिया $150 फी कंटेनर के हिसाब से जुर्माना आयद किया जाता है। और सारे से जो बिजनेस कम्युनिटी है या इंपोर्टर्स है वो इंतहाई तशवीश का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं। दूसरी जानब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को NOC जो है अप्लाई किए जाते हैं वो महीनों तक ज़ेर इल्तिवा रहते हैं। तो शुक्रिया उमैर। बताएं आपको महकमा खुराक की कार्रवाइयों के हवाले से टोबा टैक्सिंग में सस्ता आटा कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों की शामत आ गई। आटे के कमर्शियल इस्तेमाल पर सख्त एक्शन का फैसला, महकमा खुराक ने कार्रवाइयां शुरू कर दी। मजीद कार्रवाइयों से मुताल्लिक जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। टैक्सिंग में महकमा फूड ने सस्ता आटा इस्तेमाल करने वाले होटल मालकान के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया है। महकमा खुराक का ये कहना है कि सस्ता आटा जिसका 10 किलोग्राम का थैला 648 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, ये सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए है। कमर्शियल तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो कानूनन जुर्म है। तहम उनको शिकायत मौसूल हो रही है कि होटलों में सस्ता आटा जो है वो इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे बिलाशुबा आटे की मांग में भी खासा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। टोबा टैक्सिंग जिला की बात की जाए तो टोबा टैक्सिंग की तहसील गोजरा वो तहसील है जहां पर आटे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आटे की मांग भी अब वहां पर ज़्यादा बढ़ गई, जिसमें महकमा खुराक ने तो जो सर्वे किया उसमें ये बात मुशाहिदे में आई है कि होटल मालकान जो है वो इस सस्ते आटे को ख़रीद रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर महकमा खुराक के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर माह रमज़ान सियाल का ये कहना है कि उन्होंने पूरे ज़िले में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर्स को टास्क दिया गया है कि वो जाएं और देखें जिस जिस होटल पर ये आटा फरोख्त हो रहा है उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएं, होटलों को सील भी किया जाएगा। तहम डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग चौधरी मोहम्मद अशरफ बदर का भी कहना है कि उनको भी शिकायत मौसूल हो रही है कि होटलों में ये सस्ता आटा इस्तेमाल होने से जो घरेलू सार्फिन है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनको आटा नहीं मिल रहा है, जिस पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर समेत मुतल्लिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी हिदायत की हैं कि वो जाएं और देखें कि किसी होटल में ये सस्ता आटा जो है वो शहरियों की इत्तला पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। मुबशिर अपडेट, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं सुई गैस लोड शेडिंग के हवाले से। सर्दियों में बिजली के भारी बिलों से जान छुटेगी मगर खर्चे कम नहीं होंगे। मौसम सरमा के आगाज पर ही सुई गैस टूट गई। जंग में कहीं प्रेशर कम तो कहीं गैस बिल्कुल ही बंद। खाना नाश्ता बाहर से मंगवाना आम आदमी के बस से बाहर। सुई गैस बंदिश ने अवाम को नई मुश्किल में डाल दिया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं वसीम मजीद से। वसीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सर्दियों का आगाज़ हुआ नहीं है लेकिन जंग में जो है वो सुई गैस गायब हो गई है। मुतअद्दिद जंग के ऐसे इलाके हैं जहां पर सुई गैस की शदीद लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर बात करें LPG की तो LP जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो से लेकर 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, सुई गैस नहीं आ रही, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? भाई बच्चे स्कूल जाते हैं, भूखे चले जाते हैं, शाम को हम घर जाते हैं तो गैस नहीं होती, ठंडी रोटी खानी पड़ती है, तो इसलिए जो बच्चे हैं वो भी भूखे चले जाते हैं स्कूल में। गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही। सिलेंडर जो है आप 200 को दे रहा है, कोई 220 दे रहा है, कोई 240 दे रहा है, तो इसलिए जो है ना बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं।
جی بالکل بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں. میرے ساتھ کچھ اور شہری موجود ہیں. آپ بتائیے گا سوئی گیس نہیں ہوتی گھروں میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جنہوں نے بھائی اسکول جانا ہوتا ہے انہوں نے تو ناشتہ کر کے ہی جانا ہوتا ہے نا. ان کو چاہیے کہ حکومت کو جون سی ہے گیس وغیرہ جون سا ہے ان کو اچھی سے اچھی سہولت دینی چاہیے کہ جو ساتھی ہیں مشکلات کے وہ نہ پریشان نہ ہو. جی بالکل شہریوں کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سوئی گیس کی فراہمی کو جو ہے وہ شکریہ یقینی بنایا. اپڈیٹ کرنے کے لیے. شورکوٹ میں بھی موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی ہے. سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مزید جان لیتے ہیں شہزاد علی سے. جی شہزاد بتائیے گا. موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی حکومت کی جانب سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے جس کے باعث جو شہری ہیں انہیں شدید پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. صبح کے اوقات بھی بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے لیکن وہ ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے انہیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دکاندار حضرات بھی صبح کے اوقات جب دکانوں پہ جاتے ہیں تو انہیں بھی بغیر ناشتے کے ہی گھر سے جانا پڑتا ہے جس کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. تو میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جیسے ہی سردی کا موسم آیا نا گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی انتہا ہو گئی ہے. صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جب جاتے ہیں تو پہلے ناشتے کے لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. گیس ہوتی نہیں, ناشتہ لینے کے لیے بازاروں کا رخ کرنا پڑتا ہے. ہوٹلوں سے ناشتہ لا کے بچوں کو کرواتے ہیں تو اکثر بچے اسکول سے لیٹ ہو جاتے ہیں. جبکہ دوپہر اور شام کے اوقات میں بھی جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت گیس نہیں ہوتی, مجبوراً ہمیں ہوٹلوں کی طرف جانا پڑتا ہے. ایک تو پہلے ہی ہم مہنگائی سے تنگ ہے, اوپر سے یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہمیں ہوٹلوں کا اضافی خرچہ پڑ رہا ہے اس سے ہماری پریشانی بڑھ جاتی ہے. ہمارا جو حکومت وقت ہے اس سے مطالبہ ہے کہ جو گیس کی جو کمی ہے. شکریہ شہزاد. تفصیلات سوئی کو مارچ کے حوالے سے اسد عمر کی زیر قیادت حقیقی آزادی مارچ کا قافلہ آج چنیوٹ کا رخ کرے گا. مختلف جگہوں پر استقبالیے کے بعد 1:30 بجے اسد عمر کھلاڑیوں سے ختم نبوت چوک میں خطاب کریں گے. نواب چوک لالیہ میں چیئرمین تحریک انصاف شام 4:30 بجے حقیقی آزادی مارچ کے شرکاء سے بذریعہ ویڈیو لنک مخاطب ہوں گے. مزید جان لیتے ہیں بابر منیر سے. جی بابر بتائیے گا. حقیقی آزادی مارچ کا قافلہ جو ہے وہ آج چنیوٹ کا رخ کرے گا اور چھٹے روز آج انہوں نے چنیوٹ میں پڑاؤ جو ہے وہ ڈالنا ہے جس کی قیادت اسد عمر مرکزی جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کر رہے ہیں. اور ان کی جانب سے شیڈول بھی جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. دن 12 بجے انہوں نے بھٹو کالونی جو ہے وہ پہنچنا ہے جہاں پر قاضی علی حسن کی جانب سے ان کا استقبال جو ہے وہ کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے وہ غلہ منڈی میں ان کا استقبال جو ہے وہ کرے گی. اور پھر اس کے بعد اسد عمر کی قیادت میں حقیقی آزادی مارچ کا جو قافلہ ہے وہ دن 1 بجے تحصیل چوک میں جو ہے وہ پہنچے گا جہاں اسد عمر جو کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ خطاب کریں گے. اور دوسری طرف چنیوٹ میں اس وقت تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. دوسری طرف کنٹینر پر ابھی جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں, کرسیاں جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں, کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. دوسری طرف چنیوٹ پولیس کی جانب سے بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. لیڈ پولیس جو ہے وہ اپنے ڈیوٹی کے فرائض جو ہے وہ سنبھال چکی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مارکیٹیں جو ہیں وہ بند کروائی گئی ہیں. اور یہاں پر جو چھتیں ہیں وہاں پر بھی جو پولیس کے اہلکار ہیں جو جوان ہیں انہیں سیکیورٹی کے لیے تعینات جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سید ذوالفقار علی شاہ جو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ دار ہیں ان کی جانب سے ان کا استقبال جو ہے وہ کیا جانا ہے. سلیم بی بی بھروانہ کی جانب سے ایک بڑا استقبالیہ جو ہے وہ دیا جائے گا اسد عمر کو. اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی جنرل سیکرٹری 1 بجے میڈیا سے بھی جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ قافلہ جو ہے وہ لالیاں کی طرف رواں دواں ہوگا. احمد نگر جو لاری اڈا وہاں پر اسد عمر کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں. بابر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا 5واں روز. سیکرٹری جنرل اسد عمر کی قیادت میں کھلاڑی اسلام آباد کی جانب گامزن ہیں. آج چنیوٹ اور لالیہ میں جلسہ ہوگا. سیکیورٹی کے سخت انتظامات, ٹریفک ڈائیورژنز لگا دی گئیں. لانگ مارچ کے روٹس پر سکول, کالجز, مارکیٹ, گلا منڈی مکمل طور پر بند رہیں گی. آپ کو بتاتے چلے لانگ مارچ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا 5واں روز ہے. بات کر لیتے ہیں وقار گومن سے, موجود ہے ہمارے ساتھ. وقار بتائیے گا لانگ مارچ کے حوالے سے. ڈویژن میں پاکستان تحریک انصاف کے حقیقی آزادی لانگ مارچ کا آج 5واں روز ہے اور آج مرکزی جنرل سیکرٹری اسد عمر لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہوئے چنیوٹ میں آئیں گے اور یہاں پر چنیوٹ اور لالیہ میں 2 مقامات پر خطاب کریں گے. چنیوٹ میں جو مرکزی خطاب ہے ان کا تحصیل چوک میں پنڈال سجایا گیا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی
ज़िले की क़यादत यहाँ पर मौजूद है। उनके इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो सिक्योरिटी को पेश नज़र जो जुलूस के रूट्स पर 19 जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको आज छुट्टी दी गई है और जो कॉलेजेस हैं उनको 11 बजे तक आज कॉलेज खोले गए हैं। ज़िले सदर सैयद जुल्फ़कार अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, आज चिन्योट की सियासी तारीख का एक अहम दिन है, बड़ा आप एक मार्का करने जा रहे हैं, असद उमर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आज के इस लॉन्ग मार्च के हवाले से? बेशक जी, ये हमारी आज इज़्ज़त अफजाई है कि हमारे पास हमारी मरकज़ी क़यादत तशरीफ़ ला रही है और हमें जो है वो मौका दिया गया कि हम इमरान खान साहब के हकीकी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। तो ये हमारी खुशकिस्मती है और इंशाअल्लाह ताला आज चिन्योट उस जो तहरीक इस वक्त इमरान खान साहब ने चलाई हुई है तो उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला जो चिन्योट है, ज़िला चिन्योट है, वो आज अपनी मोहर लगाएगा। कितने बजे तक जो काफिला इस मरकजी पंडाल में पहुंचेगा? उम्मीद है कि तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान काफिला जो है वो मुख्तलिफ जगह पे रुकता हुआ वो हमारे तक पहुंचेगा जी। असद उमर का पुल डेंगरू पर इस्तकबाल किया जाएगा, उसके बाद उनका काफिला रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात पर उनका जो इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मरकजी जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, काफिला रवाना हो चुका है, कब तक यहाँ पर पहुँचेगा? और ये भी बताइएगा कि आज का जो लॉन्ग मार्च है, चिन्योट वाले क्या मैसेज देंगे अपनी पार्टी को? देखें, 1947 में हमने आज़ादी तो हासिल कर ली थी। हमारे कायद इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की तरफ जिस दलेरी से कदम उठाया है, हम शुक्र अदा करते हैं मालिक कायनात का। चिन्योट आज उस तारीख का हिस्सा बन गया है और ये चिन्योट के लिए बड़ा एजाज़ है और चिन्योट आज बताएगा कि ये हकीकी आज़ादी का हरावल दस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तारीख आलमदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, ये बताइएगा, काफिला रमा दमा है, कहाँ जाके ये रुकेगा? देखिए सर, ये खान साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ है, सबसे पहले तो हम भरपूर उसकी मजम्मत करते हैं और ये जो इस मुल्क को तोड़ने की साजिश हो रही है उसके खिलाफ हम सब एक जान है। और अल्लाह के फजल करम से गुज़श्ता 4 रोज से असद उमर साहब जो है सबसे पहले जंग गए, टोबा गए, फैसलाबाद आए, कल हम सब इकट्ठे जड़ावाले में थे, आज हम शाह साहब के पास हैं और इंशाअल्लाह जहां भी गए हैं हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है। ये जो इस वक्त कौम में बेदारी पैदा हो चुकी है, यही हकीकी आज़ादी है। हकीकी आज़ादी जो है एक फिजिकल आज़ादी होती है जो कायदे आज़म ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में हमें दी। आज हम जो ज़हनी आज़ादी और गुलामी से बाहर आने की जो खान साहब ने बात की है वो इंशाल्लाह इसी महीने हमें नसीब होगा। बिल्कुल जी, लॉन्ग मार्च अब से कुछ देर बाद चिन्योट की हदूद में दाखिल होगा। मुख्तलिफ मुकामात पर मरकजी काफिले का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बुहाना के बारे में भी बताया आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च जारी है। मार्च में शिरकत के लिए पीटीआई बुहाना की तरफ से बड़ा काफिला रवानगी के लिए तैयार है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर की ज़ेर क़यादत हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला आज चिन्योट का रुख करेगा, जहाँ पर असद उमर कारकुनों से खिताब भी करेंगे। हकीकी आज़ादी मार्च के काफिले में शिरकत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुहाना की तरफ से भी एक बड़ा काफिला रवानगी के लिए तैयार है। काफिले की क़यादत मकामी रहनुमा चौधरी साकिब खान चद्दड़ कर रहे हैं, जबकि कारकुनान की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है चौधरी साकिब खान, बात करते हैं। बताइएगा सर, जो आज हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करने जा रहे हैं, क्या हुकूमत से मुतालबा रखेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि तमाम दोस्तों को पता है कि आज हमारे जनरल सेक्रेटरी असद उमर चिन्योट तशरीफ़ ला रहे हैं और हम खान साहब की कॉल के ऊपर इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े हैं और हमारा हुकूमत से और कोई मुतालबा नहीं है। एक तो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है उनको चेंज किया जाए और एक ईमानदार शख्स लाया जाए और हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। हुकूमत ने जो करना था कर लिया, उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने थे कर लिए। अब हमारा ये मुतालबा है, पहले भी यही था कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं और जब तक इलेक्शन नहीं होंगे हम इंशाल्लाह सड़कों पर बुहाना में लॉन्ग मार्च के हवाले से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। हम सेंट्रल जेल में नशियात के आदी अफराद के लिए इलाज के लिए ड्रग ट्रीटमेंट की स्कीम इल्तिवाक का शिकार। महकमा बिल्डिंग के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स 20 बेड्स पर मुश्तमिल यूनिट की तामीर मुकम्मल न कर सके।
महकमा दाखिला की जानिब से स्कीम के लिए 13 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए थे। बात कर लेते हैं इमरान असलम से, बताइएगा इमरान। बिल्कुल, फैसलाबाद में सुबह भर की जेलों में मंशियात के आदी कैदियों की फलाह बहबूद और ट्रीटमेंट के हवाले से ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर के क़याम का जो मंसूबा शुरू किया गया था। फैसलाबाद सेंट्रल जेल में जो है वो 20 बेड्स पर मुश्तमिल जो है वो ड्रग ट्रीटमेंट यूनिट का जो है वो तमीर का फैसला किया गया था। माली साल 2021-22 और माली साल 2022 और 23 के तहत जो है स्कीम के लिए 13 करोड़ से ज़ायद के फंड मुख्तस थे, लेकिन ताहाल महकमा बिल्डिंग के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर की जानब से जो है वो स्कीम को मुकम्मल ना किया जा सका। माली साल 2022 और 23 के लिए जो है वो अभी 3 करोड़ के फंड जो है वो मुख्तस किए गए थे, और माली साल 2021 और 22 के लिए स्कीम के लिए जो है वो 5 करोड़ और माली साल 22 और 20 के लिए जो है वो 5 करोड़ के फंड्स रखे गए थे, और अभी 13 करोड़ की ये स्कीम थी जिसमें से महकमा बिल्डिंग की जानब से 1 करोड़ 49 लाख के फंड जो है वो लगाए गए, और ताहाल ये मनसूबा इल्तवा का शिकार है। और इसी हवाले से जो है वो मरासला जारी किया गया है एक्शन बिल्डिंग फैसलाबाद को, और मरासले में मौका अपनाया गया है कि कोरोना वायरस वबा के दौरान और फंड्स ना होने की वजह से जो है वो स्कीम इल्तवा का शिकार हुई। लेकिन ताहाल अगर इस स्कीम की बात करें तो ये मनसूबा 20 बेड्स पर मुश्तमिल था, और फंड्स ना होने की वजह से ये मनसूबा जो इल्तवा का शिकार हुआ। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो ताहाल स्कीम को मुकम्मल ना कर सके। स्कीम के लिए जो है वो 13 करोड़ से ज़ायद के फंड मुख्तस थे, लेकिन ताहाल महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को माली साल 2022 और 23 के लिए जो है वो फंड्स ना मिल सके, जिस हवाले से जो है वो माली साल 2020 और 21 और 22 के तहत जो है। शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। यहाँ अहम खबर दें आपको बिजली के हवाले से। बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिका नेपरा में समाअत मुकम्मल हो गई है। बिजली मजीद 2 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। मंजूरी की सूरत में बिजली सारिफीन पर 43 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इजाफे का इतला के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। आपको बता रहे हैं बिजली की नई कीमतों के हवाले से जिसमें इजाफा हुआ है। नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। बिजली मजीद 2 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। मंजूरी की सूरत में बिजली सारिफीन पर 47 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफा रवा माह साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया था। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। आपको बता रहे हैं बिजली के हवाले से फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। इजाफा रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में बिजली सारिफीन पर 43 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली मजीद 2 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। आपको बता रहे हैं बिजली की कीमतों के हवाले से बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर सामने आई। बिजली मजीद 2 रुपए फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। बिजली सारिफीन पर 47 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया था। बात कर लेते हैं अवैस कयानी से, मौजूद हमारे साथ। अवैस बताइएगा इस हवाले से, कीमतों के हवाले से। जी, नेपरा ने जो है समाअत की है। 2 रुपए फी यूनिट जो है बिजली मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है, और अगर ये मंजूरी की सूरत में बिजली सार्फिन पर जो है वो 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा, और रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट के बाद में जो है ये इजाफा मांगा गया था, और एडजस्टमेंट जो इसके हवाले से जो तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस बिजली की नई कीमतों से मुतालिक आगाह करने के लिए। खबर शामिल करते हैं झंग से। शुगर कैन एक्ट के तहत 30 नवंबर क्रशिंग सीजन शुरू करने की डेडलाइन, ताहम हुकूमत पंजाब गन्ने की कीमत मुकर्रर ना कर सकी। शुगर मिल्स को गेट खोलने की इजाजत नहीं, जबकि सैलाबी पानी से मुतासरा गन्ने के मालिकान परेशानी का शिकार हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से कीमतें मुकर्रर ना होने के बायस जो है वो ताहाल जंग में जो है क्रशिंग सीज़न के हवाले से कोई भी इकदाम मुकम्मल नहीं किए जा सके। शुगर मिल्स को गेट खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसके बायस जो है काश्तकारों को भी मुश्किलात का सामना है। अगर जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो गन्ने की कीमत जो है मुकर्रर भी की जाती है, तमाम उसके बावजूद जो है कॉरिडोर भरने में भी जो है कुछ अरसा जो है वो दरकार होता है। तमाम गेट पास ना होने के बायस जो है वो शुगर मिल्स की जानिब से गन्ने की खरीदारी जो है मुमकिन नहीं की जा रही। इस हवाले से मैं ज़िले सदर किसान
किसान इत्तेहाद नदीम हैदर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे कि क्रशिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही, गेट खोलने की भी इजाज़त नहीं है, कीमतें मुकर्रर नहीं हो रही, हुकूमत जो है वो किस तरफ लेके जा रही है काश्तकारों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 41 के इंतहाई मशकूर हैं जी, किसानों के जो मसाइल को उजागर करते हैं। देखें जी, मीडिया के तवसत से ये कहना इंतहाई ज़रूरी है कि 30 नवंबर तक हर सूरत में मिलों को इन्होंने स्टार्ट करवाना होता है ताकि किसान का जो गन्ना है वो मिलों में आए और किसान की जो ज़मीन है वो खाली हो। अब किसान ने डिसाइड करना होता है कि उसने गंदम लगानी है या दोबारा उसने कंटिन्यू रखनी है फसल। अब देखें, इस मुल्क में हुकूमत नाम की तो चीज़ कोई नहीं है, ना गंदम का अभी तक कोई इमदादी कीमत आई है और ना गन्ने की इमदादी कीमत आई है। 225 रुपए गन्ने की इस वक्त इमदादी कीमत है और 225 अगर इन्होंने रखी या 250 तक भी रखी तो अगले सीजन तक इनको 80% गन्ना पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी जो गंदम और धान की जो फसल है उसकी जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो काफ़ी ऊपर चली गई हैं। तो हमारी मीडिया के तवज्जो से ये रिक्वेस्ट है और हुकूमत वक्त अगर कोई हुकूमत है तो उससे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे गन्ने के काश्तकार को उसका रेट दिया जाए ताकि गन्ना वो कटाई करे और फौरी तौर पे वो मिलों में लेके आए। किसान परेशान है, अवैस बता रहे थे। बहुत शुक्रिया अवैस आपका। बताएं आपको तालीमी इदारों के हवाले से, तालीमी इदारों के लिए टूर ले जाना करा इम्तिहान बन गया। टूर से पहले अपने और मुतलका शहर की इंतजामिया से इजाज़त लेने वालिदैन से तहरीरी इजाज़तनामा समेत मुतादिद शराइत लगा दी गई। टूर रिस्ट्रिक्शंस के मुतालिक मजीद जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, तालीम के साथ साथ बच्चों के लिए निसाबी सरगर्मियाँ और दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि बच्चे सिर्फ किताबें पढ़ने के साथ साथ ज़िंदगी के जो लेसन्स हैं उनको सीख सकें। इस हवाले से टूर्स जो हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं बच्चों की नशोनुमा में, और बिलखसूस अगर बात की जाए कि तफरीही और मालूमाती दौरों की, तो ये किसी भी तालीमी इदारे का खासा होते हैं। लेकिन इस हवाले से महकमा तालीम की तरफ से मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद की गई हैं जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल अलायंस हमारे साथ मौजूद हैं, सदाकत लोधी, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि अभी जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं क्या कहते हैं उस हवाले से? जी, ये हमारे जो बच्चों के तफरीही और मुतालती टूर्स हैं इन पे बहुत सारी कदगन लगा दी गई हैं, बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये जो तफरीही और मालूमाती टूर्स होते हैं या मुतालाती टूर्स होते हैं ये बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा में भी काम आते हैं और इनसे बच्चों की मेंटल ग्रोथ होती है। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि जो बच्चे टूर्स करते हैं और गैदरिंग के साथ उनमें एक बड़ा एतमाद पैदा होता है। लेकिन इन पे इस तरह की पाबंदियां लगा देना कि वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से इसकी इजाज़त ले, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से इजाज़त ले, जहां जाना है वहां से इजाज़त ले, वहां की पुलिस को इन्फॉर्म करे और फिर जहां आप जाना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट को पहले बता के उनसे परमिशन ली जाए। फिर हर बच्चा जो है अपने घर से एक रिटन वो परमिशन लेके आएगा और हर बच्चे के गले में एक टैग होगा। मैं समझता हूं कि ये सारी पाबंदियां सिर्फ इसलिए लगाई जा रही हैं कि इन टूर्स को बिल्कुल बंद कर दिया जाए और बच्चों की जो एक मेंटल और जिस्मानी ग्रोथ होती है उसको रोक दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी मुझे प्लानिंग नज़र आती है। मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स अलायंस के प्लेटफॉर्म से मुतालबा करता हूँ कि ये सारी पाबंदियां उठाई जाएं और शराइत से मुतालिक जहांगीर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाईकोर्ट ने मातहता फैसला कल अदम करार दे दिया। कत्ल के मुलजिम कामरान खालिद को बाइज्जत बरी करने का हुक्म दे दिया। बात कर लेते हैं हाशिर राइट से। हाशिर बताइएगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुत्तहद अदालत का जो फैसला है वो कलअदम करार दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सजाए मौत के मुजरिम को बाइज्जत बरी करने का हुक्म दिया गया है। 2018 के अंदर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही जो कि इस वक्त भी फैसलाबाद में तैनात हैं, उनकी जानिब से कत्ल का जो मुजरिम है उसको यहाँ पर सजाए मौत का हुक्म दिया गया था। कामरान खालिद को इस पर इल्ज़ाम था कि इसने जो है वो ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर शहरी मोहम्मद अहमद को जो है वो मौत के घाट उतारा है, जिसके बाद थाना साइयावाला के अंदर जो है 2015 के अंदर ये मुकदमा दर्ज हुआ था कत्ल की दफात के तहत, जिसके बाद इस मुकदमे का जो ट्रायल है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही की अदालत के अंदर हुआ था, जिसके बाद उन्होंने 2018 के अंदर जो मुलजम है उसको सजाए मौत और इसके साथ साथ तकरीबन 4 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया था। जिसके बाद मुजरिम की जानिब से अपनी सजा के खिलाफ जो अपील है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी 2018 के अंदर। अब लाहौर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया हाशा।
फैसल आबाद में डेंगू स्क्वाड की मुबैना मनमानियां, खवातीन कॉलेज में डेंगू सर्विलेंस के नाम पर खवातीन को हरासा किया जाने लगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं वकास बेग से, मौजूदा हमारे साथ। वकास, बताइएगा। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से डेंगू से बचाव की मुहिम का आगाज किया गया है, तो दूसरी जानिब डेंगू टीम से जो है वो सरकारी अफसरान को बचना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सरगोदा रोड पर आने वाली डेंगू की टीम जो है उसकी जानिब से ना सिर्फ बदतमीजी की गई बल्कि बाकायदा हरासा किया गया फीमेल स्टाफ को, फीमेल प्रोफेसर्स को, और एक झूठी FIR जो है वो भी दर्ज करवाई गई, जिसकी बाबत जो है बाकायदा प्रिंसिपल कॉलेज जो है उनकी जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद और CO हेल्थ को जो है बाकायदा रिटन कंप्लेंट जो है वो भी भिजवाई गई है। इसी कॉलेज में हम भी मौजूद हैं जिसकी डेंगू फोकल पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। मैम, ये बताइएगा कि डेंगू की टीम जब आपके पास आई और जब ये इशू हुआ तो क्या उनके साथ कोई खातून ऑफिसर भी मौजूद थी और क्या मामला हुआ? कोई खातून ऑफिसर जो है वो मौजूद नहीं थी और बस दंदनाते हुए वो कॉलेज में आए हैं और जो है वो इधर उधर देखना शुरू किया और गटर के पानी में से लार्वा, गटर जो था वो थोड़ा सा खुला हुआ था, सीपेज हो रही थी उस पर। अभी हम लोग उस पर जो है वो किया हुआ था कि 1-2 दिन में उसकी मुरम्मत का काम होना था, तो वहाँ से उन्होंने जो है वो पानी लिया है और कह दिया कि इसके अंदर लार्वा है। हालांकि इस तरह से तो लार्वा डिटेक्ट नहीं होता है और गटर के पानी में अगर लार्वा होगा तो फिर वही कि सीवरेज सिस्टम ही बंद कर दिया जाए कि गटर के पानियों में लार्वा डिटेक्ट हो रहा है। हालांकि ये लार्वा तो जो ठहरे हुए पानी में होता है, ज़रा ज़्यादा दिन गुजर जाएं, साफ़ पानी हो और ठहरा हुआ हो। अच्छा, बिल्कुल। डेंगू लार्वा जो है उसकी भी बरामद करने की मुबैना तौर पे एक झूठी कहानी जो है वो डेंगू टीम की जानिब से दी गई। जब उनको ये मालूम हुआ तो अब प्रिंसिपल जो है उनकी बाकायदा शिकायत करेंगे। दीगर प्रोफेसर जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप ये बताइएगा कि इससे पहले भी डेंगू सर्विलेंस होती होगी कॉलेजेस के अंदर, और चूंकि ये खवातीन कॉलेज है, यहाँ पर लड़कियाँ मौजूद हैं, पढ़ाने वाली तमाम प्रोफेसर फीमेल हैं, तो किस तरह से डेंगू स्टाफ की जानिब से उस दिन ये वाक़या जो है वो पेश आया? उस दिन इस तरह से हुआ है कि ये डेंगू टीम आई है, आके जो उनका था एक साथ में इंस्पेक्टर था, वो यहाँ तक गाड़ी लेके आए हैं। हालांकि अलाउड ही नहीं है, हमारे फीमेल इदारा है और इनको तो गाड़ी वगैरह लाना इस तरह से अलाउड नहीं होता। तो आने के बाद वो फौरी तौर पे गटर के पानी की तरफ गए हैं। हमारे साथ ड्यूटी ऑफिसर्स थे, मैं थी और बहुत सारे और। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। बताएं आपको पार्क के हवाले से, समनाबाद ढक्कन पार्क खस्ता खाली का शिकार है। पार्क में बच्चों के लिए लगाए गए झूले टूट फूट का शिकार हैं। मज़ीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। PHA की नाअहली कहा जाए या PHA की जो है गैर जिम्मेदारी के फैसलाबाद के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ना ही पार्क्स को PHA जो है वो नज़र डालता है उन पर, और ना ही उनमें लगने वाले झूलों पे जो है वो नज़र डाली। इस वक्त मैं समनाबाद के दक्कन पार्क के अंदर मौजूद हूँ, जहां पर बच्चों के लिए लगाए गए झूले जो उनकी सस्ती तफरी के मुकामात हैं, वहाँ पर भी जो है PHA जो है अपनी सुस्ती जो है उस पर ही काहिल है, वहाँ पर ही रुका हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नज़र डालने की जो है अहल नहीं है। फैसलाबाद में यहाँ पर दक्कन पार्क के अंदर जो है बिल्कुल भी झूलों की हालत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि यहाँ पे अगर बच्चे झूले लेने आते हैं तो यहाँ तो चोट लग जाती है, यहाँ गिर जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो अपने पोते पोतियों को यहाँ पे लेके आए हैं। अंकल, बताइएगा कि समना यहाँ के रिहायशी हैं आप, तो यहाँ पर बच्चों को जब लेके आते हैं तो झूले टूटे होते हैं, क्या कहेंगे? कुछ उनमें कहना, हमने क्या कहना, यही कहना चलो सारे टूटे पे है, क्या करें, किधर जाइए। बेचारा लैके उत्थे आ जाते, कितने उत्थे चले जाते फिर। तो जो यहाँ के PHA वाले हैं जो इनको नजरसानी का क्या कोई आता नहीं है कि महकमा के इन झूलों को बदला जाए, बच्चे चोट लग सकती है, एक नेमत की तरह है ये। बिल्कुल इस तरह बाजी, मैंने पता ही कोई ना PS वाले कौन आना, किने आना, किने कोई नहीं आंदा ही कोई नहीं थे। देखते ही कहांगे टुटे पे सर, कोई आंदा ही नहीं थे। क्या कहेंगे कि ये एक बिल्कुल नेमत की तरह है, घरों के सामने पार्क होना, लेकिन अगर उनका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो ये मुश्किलात हो जाएंगी इलाका मकीन के लिए, क्या कहेंगे? हाँ जी, कुछ है आंदा ही कोई नहीं है, तो मर्जी आंदा ही नहीं कोई। जी बिल्कुल, कहना था कि यहाँ पर PHA की जानिब से जो कोई भी नजरसानी नहीं की जाती, झूलों की हालत वैसी की वैसी है, जबकि बच्चों को लेके आते हैं तो यहाँ। मरियम पार्क की खस्ता हाली से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकल गया। चैरिटी कमीशन के जरिए फलाही तंजीमों को फाल करने का लाअमल भी मौजूद है। बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से, मौजूद है हमारे साथ, बताइएगा।
جی بالکل، جھنگ میں اس وقت بیشتر جو NGOز اور فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ مختلف کام کر رہی ہیں، ان کے اکاؤنٹس فریز ہیں، جس وجہ سے جو رفاع عامہ کا کام ہے اور اس کے علاوہ جو مختلف تنظیموں کی سرگرمیاں ہیں ان کو بریک لگی ہوئی ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے اعداد و شمار کے مطابق لگ بھگ 70 جو ہیں وہ یہاں پر فلاحی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، جو کہ محکمہ سوشل ویلفیئر کے جو ہیں وہ متحد رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ فیصل آباد کے اندر بھی جو ہے ان تنظیموں کی تعداد جو ہے وہ 300 سے زائد ہے۔ دیگر اضلاع کے اندر بھی جو ہیں وہ تنظیمیں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، لیکن بیشتر تنظیمیں وہ ہیں جن کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز ہیں۔ پاکستان گرے لسٹ سے نکل بھی چکا ہے، اس کے باوجود جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کو اکاؤنٹ جو ہیں ان کو ریگولر نہیں کیے جا رہے، جس وجہ سے کس قسم کی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسے ہی نمائندے موجود ہیں، سے بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا اسد صاحب کہ اکاؤنٹس اگر فریز ہیں تو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک NGO کو چلانے کے؟ جی سب سے پہلے تو سر یہ ہے کہ اکاؤنٹ جو فریز کر دیے گئے ہیں وہ تو کافی دیر سے یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن ابھی جو نئی آرگنائزیشنیں جو کہ پنجاب چیریٹی کمیشن سے اپرووڈ آرگنائزیشنز ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ نے لیٹر بھی جاری کیا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ تمام نئی آرگنائزیشنز کے اکاؤنٹ کھولے جائیں اور جو اکاؤنٹ فریز کیے گئے ہیں ان کو بھی دوبارہ سے جو آپریٹ کیا جائے، لیکن اس خط کے باوجود جو ہے وہ کوئی بینک جو ہے وہ اکاؤنٹ کھولنے کو تیار نہیں ہے، فریز جو اکاؤنٹ ہے ان کو کوئی آپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے ذاتی طور پر میں نے خود ایک اپنی آرگنائزیشن کا اکاؤنٹ جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے میں نے اپلائی کیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ 6-7 ماہ گزر چکے ہیں، ہمارا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوا، جبکہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ جو آرگنائزیشنز چیریٹی کمیشن سے اپرووڈ ہے ان کو کھولا جائے اکاؤنٹ۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ انصاف لائرز فورم پنجاب نے ویسٹ پنجاب اور ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے لیے عہدیداروں کا اعلان کر دیا۔ چودھری ارشد علی ورائس انصاف لائرز فورم ویسٹ پنجاب کے آرگنائزر مقرر سردار اقبال ڈوگر اور حاجی ذخیر احمد ایڈوکیٹ سمیت 5 ڈیپٹی آرگنائزرز نامزد کر دیے گئے۔ مجاہد حسن ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے آرگنائزر ہوں گے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں ایڈیٹر سٹی 41 ظفر ڈوگر صاحب سے۔ جی سر بتائیے گا۔ جی پنجاب لائرز فورم نے اہم تقرریوں کا اعلان کیا ہے۔ ویسٹ پنجاب ریجن جس میں فیصل آباد اور ساہیوال ڈویژن آتے ہیں ان کے لیے نئے عہدیداروں کا اعلان کر دیا ہے۔ چودھری ارشد علی وڑائچ جو کہ حال ہی میں ڈپٹی اٹارنی جنرل کے عہدے سے وہ فری ہوئے ہیں، انہیں آرگنائزر مقرر کیا گیا ہے ویسٹ پنجاب ریجن INF کا، اور ان کے علاوہ 5 ڈپٹی کنوینر مقرر کیے گئے ہیں، جن میں ساہیوال ڈویژن سے حاجی صغیر احمد ایڈوکیٹ ہیں، اور فیصل آباد سے گوہر سرفراز بلوچ ہیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے سینئر قانوندان سردار محمد اقبال ڈوگر کو ڈپٹی آرگنائزر مقرر کیا گیا ہے۔ جھنگ سے سید سلیم رضا ایڈوکیٹ اور چنیوٹ سے عرفان حسین لیکوکارا کو انصاف فورم ویسٹ پنجاب کا ڈپٹی آرگنائزر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے لیے مجاہد حسن پنسوتا ایڈوکیٹ سلیم کو آرگنائزر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سلیم اللہ گل اور سید علی حیدر شیرازی کو ڈپٹی آرگنائزر مقرر کیا گیا ہے۔ انصاف لائرز فورم پنجاب کے آرگنائزر چودھری زبیر احمد کسانہ نے ان تقرریوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جی ظفر ڈوگر صاحب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ سر۔ تمام چیمبرز اور ایسوسی ایشن کے صدور، چیئرمین اور عہدیداروں کی مدت میں توسیع کے معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں شہراز بٹ سے، بتائیے گا شہراز۔ تمام تاجر تنظیمیں، چیمبر آف کامرس اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن کی مدت کے اندر توسیع جو ہے وہ خصوصی طور پر اس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سینٹ پہنچ چکا ہے، اور یہ بل سینٹ سے اپروو ہونے کے بعد DGTO کے پاس واپس جائے گا، جس کے بعد باقاعدہ طور پر اس کا نوٹس جاری کیا جائے گا۔ لیکن ابھی ہم منتظر ہیں سینٹ کی جانب سے جو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے اس کے حوالے سے۔ خاص طور پر قومی اسمبلی سے یہ بل اپروو ہو چکا تھا، اور پیش رفت اس میں یہ ہے کہ یہ اب سینٹ پہنچ چکا ہے۔ لیکن اگر یہ فیصلہ اپروو بھی ہو جاتا ہے تو اس میں بہت ساری کنفیوژن اور بہت سارے ابہام باقی ہوں گے کہ آیا کہ فیصلے کا اطلاق جو ہے وہ 1 جنوری سال 2022 سے ہونا ہے یا 1 جنوری سال 2023 سے ہونا ہے۔ اگر 1 جنوری سال 2022 سے اس کا اطلاق ہوتا ہے تو دوبارہ سے تمام تاجر تنظیموں میں، ٹیکسٹائل ایسوسی ایشنز کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ چیمبر آف کامرس میں الیکشنز یا تو دوبارہ ہوں گے، کیونکہ یہ جو آلریڈی الیکشنز ہو چکے ہیں سپٹمبر اکتوبر کے اندر،
اس کے بعد جو اپنا ٹینور پورا کر رہے ہیں ان کو صرف ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں. اب ان عہدیداران کو یا تو فوری طور پر ان کی نشستوں سے ہٹانا پڑے گا اور دوبارہ سے الیکشنز اناؤنس کرنا ہوں گے. بصورت دیگر دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو سال مکمل کرنے دیا جائے اور 1 جنوری سال 2023 سے اس کا اطلاق کیا جائے، جس کے بعد ہی یعنی اگلے سال جو الیکشنز ہوں گے اس کے بعد سے جو نئی قیادت آئے گی وہ اپنا مدت جو ہے وہ 2 سال کی پوری کرے گی. لیکن ابھی اس فیصلے میں بہت سارے ابہام ہیں، بہت ساری کنفیوژنز ہیں، اور ایگزیکٹو باڈی کی 15 جو نشستیں ہیں ان کے اوپر بھی کیا الیکشنز دوبارہ ہوں گے کیونکہ وہ بھی نیولی الیکٹڈ ہوئے ہیں. تو اس فیصلے میں بہت ساری کنفیوژنز ہیں. ابھی فیصل آباد چیمبر آف کامرس شکریہ شہراز اپڈیٹ کرنے کے لیے.